everyone, welcome back to our channel. New day, new video. This video is for class 11 students. So in the last part we talked about collection of data. So in this part we will just finish off collection of data. In the part 1 we spoke about the sources of data and what is the merits and demerits of data. Now we'll study about the part 2 which talks about census and sample methods of collecting data. So let's begin with the class, but before that you need to subscribe to our channel, and if you like the video then please share with your friends. And also if you haven't seen the part 1, अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देखिए. एंड आई होप दैट लिंक आई बटन पे भी आ रहा होगा ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. So let's begin with the class. So in this topic we'll just finish up census and sample methods. So ये chapter 2 का ही part है. बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स में ये chapter 3 बनाया हुआ है, but according to NCERT this is a part of chapter 2 only. Now what is the meaning of census method? Now census का मतलब basically होता है entire population. राइट पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मली बात कर रहे हो इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन. इन स्टैट्स पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कितना डेटा इज़ अवेलेबल फॉर स्टडिंग. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी डेटा स्टडी करना है उसके लिए हमें कुछ फिगर्स चाहिए होती हैं, कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं. उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करना पड़ता है. वो जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन. Alright, so census method क्या है? When a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, that is called as the census method. So जब हम कोई statistical investigation कर रहे हैं, कोई भी investigator statistical investigation कोई study कर रहा है, उस स्टडी को करने के लिए जब वो पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेगा उसको बोलते हैं सेंसस मेथड. पॉपुलेशन इज़ नॉट द इंटायर कंट्रीज पॉपुलेशन, इट इज़ जस्ट जो आपने एक पूरा ग्रुप लिया है स्टडी करने के लिए. ऑलराइट, सो एग्जाम्पल क्या है इसका? सेंसस ऑफ इंडिया जो कंडक्ट होता है हमारी पर्टिकुलर कंट्री में एवरी 10 ईयर्स. सो एवरी 10 ईयर्स गवर्नमेंट जो है वो सेंसस कंडक्ट करवाती है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, अंडरस्टैंड द लिटरेसी लेवल, हेल्थ लेवल हमारी कंट्री में कितना है. सो ये सारी चीज़ों के लिए हमारी कंट्री में एवरी 10 ईयर्स सेंसस होता है. राइट, सो ये 2011 में हुआ था लास्ट, एंड अब नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में. राइट, सो अब ये एप्लीकेबल कहाँ है, कहाँ इसकी सूटेबिलिटी है, ये हम कहाँ मेथड यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो. ये नहीं कि पूरा हमें बहुत ज़्यादा डेटा ज़्यादा बड़ा है, अगर एरिया छोटा होगा वहीं पे ये मेथड एप्लीकेबल हो पाएगा. राइट, और हमें बेसिकली पॉपुलेशन की इंटेंसिव स्टडी करनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द पॉपुलेशन इंटेंसिवली. बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, तभी वी कैन गेट एक्यूरेट और रिलायबल डेटा. अदरवाइज डेटा रिलायबल नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वी नीड हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स. जो भी इन्वेस्टिगेटर्स ये मेथड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए, बहुत ही स्किल होना चाहिए अपने काम में, सो दैट जो एक्यूरेसी है वो अच्छे से बन पाए और डेटा रिलायबल रहे. अगर इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेंड और स्किल नहीं होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो देयर मे बी एरर्स एंड देयर मे बी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डेटा एज वेल. राइट, सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. सेंसस मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला मेरिट यह है कि ये रिलायबल और एक्यूरेट होता है. ऑब्वियसली क्योंकि हमने एक लार्ज डेटा लिया है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये जो स्टडी है ये रिलायबल और एक्यूरेट होती है. ऑलराइट, देन लेस बायस्ड है. यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कभी बायस नहीं होगा. बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी, यानी कि आप एक तरफ ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो और बाकियों को इग्नोर कर रहे हो. लाइक जब इन्वेस्टिगेटर किसी एक पर्टिकुलर डेटा पे या किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे ज़्यादा फोकस करता है और बाकियों को इग्नोर करता है, उसको बोलते हैं बायसनेस,
पार्शियल, बीइंग पार्शियल, राइट। सो यहाँ पे बायस्ड होने का सवाल नहीं होता, बिकॉज डेटा बहुत ही लार्ज है, इन्वेस्टिगेटर हर एक इंसान को नहीं जानता है पर्सनली, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम बायस्ड। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है कि यहाँ डेटा लेस बायस्ड होता है। मोर मीनिंगफुल एंड एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, अब हमने पूरा डेटा, पूरा पॉपुलेशन लिया है स्टडी करने के लिए, तो हमें जो कंक्लूजन मिलेगा, हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, वो ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा यूज़फुल होगी और ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी कि वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको यूज़ कर पाएंगे, आगे उसको ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। Study of diverse characteristics, obviously because of this data we can easily study the diverse means different characteristics। अगर एक population है तो population के हर एक इंसान के बारे में मैं study कर पाऊंगी because of this particular method, right। diverse means different। Study of complex investigation, ना ऑब्वियसली अब जब हम हर एक इंसान का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, हर एक इंसान की एज, उसका जेंडर, सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है। इसी सेंसस मेथड से हम ये कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसका और कोई मेथड नहीं है। सेंसस मेथड कैन बी यूज टू स्टडी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन एट्सेट्रा। ना अब करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम घर घर जाके नहीं पूछ सकते, राइट। वी कैन नॉट गो एंड आस्क कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, क्या आप पुअर हो। इसके लिए हमको सेंसस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम एंटायर पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और बाकी जो भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, कि आप डायरेक्टली जाके नहीं पूछ रहे हो, आप यूजिंग सम प्राइमरी डेटा आप वो फिगर्स को अपने आप से निकाल रहे हो, राइट। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज ये जो मेथड है इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इन्वेस्टिगेटर्स, इन्यूमरेटर्स, रिस्पॉन्डेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो मेथड है ये बहुत कॉस्टली या एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसको हर एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, इसको सिर्फ गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन जो कि जिनके पास ज़्यादा फंड्स हो वही अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मैन पावर। ये तो ऑब्वियस है कि अगर इस मेथड को यूज़ करना है तो स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए एंड मैन पावर भी स्किल्ड चाहिए और ज़्यादा टाइम भी चाहिए, राइट। एंड नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें बहुत लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत कंट्रीज़ का डेटा निकालना है, उसके लिए मेथड सूटेबल नहीं है। सो दीज आर द डीमेरिट्स वी हैव। मूविंग ऑन टू सैम्पलिंग मेथड। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड? सैम्पल का मतलब क्या है? पहले तो सैम्पल का मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन साइज़ है 1000, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन साइज़ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेंसस, ठीक है। जब मैं इसकी यहाँ पे स्टडी करूँगी इन 1000 लोगों की, इसको बोलेंगे सेंसस। अगर इन 1000 में से मुझे स्टडी करना है कि इन 1000 का इन पर्टिकुलर लोगों का बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉस्ट, मतलब ये कितना मनी स्पेंड करने को रेडी है फॉर ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनका बिहेवियर स्टडी करना है कि ये लोग कितना ब्रांड्स के लिए कितना ज़्यादा इनको मतलब इतना प्रेफर करते हैं, राइट। सो इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 का स्टडी करने लगूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। सो व्हाट आई डू इज़ मैं इनमें से 100 लोगों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और बेस्ड ऑन दीज 100 पीपल मैं ये इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। तो जब मैं 1000 में से ये 100 लोग सिलेक्ट कर रही हूँ, ये होता है हमारा सैम्पल, ऑलराइट। सो 1000 लोग हैं पॉपुलेशन में और मेरा स्टडी है रिगार्डिंग ब्रांड्स की, लोगों की ब्रांड प्रेफरेंस क्या है। जब मैं इन 1000 में से 100 लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये जो 100 है ये है सैम्पल, ऑलराइट। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। जब हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ अ पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं एंड उसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उसको फिर आगे यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, दैट मेथड इज़ नोन एज सैम्पलिंग मेथड।
So when only some representative items of a population are selected and data is collected from these items and is used for further analysis, this method is known as sampling method. Alright, so 1000 थे population में, मुझे स्टडी करना है रिगार्डिंग द ब्रांड प्रेफरेंस. मैंने 100 लोग ले लिए और ये जो 100 लोग हैं ये फॉर एग्जांपल सबके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. ये पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सिमिलर लोग हैं सारे, तो दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग मेथड. एग्जाम्पल एक और लेते हैं. स्टडी ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग ऑफ 5000 स्टूडेंट्स इज़ टू बी डन. मतलब कि मुझे 5000 बच्चों के मंथली स्पेंडिंग के बारे में स्टडी करना है ना. अगर मैं हर एक बच्चे के पास जाके उनसे डेटा लूँगी तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट. तो मैं क्या करूँगी, मैं इन्वेस्टिगेटर जो है दैट विल take a sample, they will take a sample of 500 students to record evidence of the entire population. Now what the investigator will do, they will collect a sample of 500 students जो कि इन 5000 को represent करेंगे एंड उसके बाद उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग मेथड, राइट. पॉपुलेशन कितने का था, 5000 का. 5000 में से कितने सेलेक्ट किए, 500. तो ये 500 होगा हमारा सैम्पल साइज. ऑलराइट, अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, वहाँ एप्लीकेबल होगा जब पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज है और हमको उसमें से कुछ ही लोगों को स्टडी करना है. दैट इज़ वेयर दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल. देन वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड. हमको बहुत एक्यूरेट नहीं होना है, हमको कुछ बिहेवियर स्टडी करने होते हैं यहाँ पे. तो लाइक अगर एक दो गलतियाँ हो भी जाएंगी फॉर एग्जांपल, या कुछ एक्यूरेसी नहीं भी अगर आ पाएगी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाद में से करेक्ट भी किया जा सकता है. इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यानी कि आपको एकदम ही पूरा डीप में घुस के स्टडी करने की नीड नहीं होती है इस पर्टिकुलर मेथड में. आपको सिर्फ एक छोटा सैम्पल लेना है और उनको डीपली स्टडी करना है. आपको पूरा पॉपुलेशन स्टडी करने की नीड नहीं होती है. When different units of the universe are broadly similar to each other. Now obviously यहाँ पे broadly similar का मतलब ये है कि ये जो 500 बच्चे हैं ये पूरे 5000 से similar हैं. यानी कि 500 बच्चे जो हैं ये सारे एक जैसे हैं. ऐसा नहीं है कि 500 में से कुछ हैं बहुत अलग, बहुत रिच है और कुछ हैं वो बहुत पुअर हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सारे 500 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के होने चाहिए, तभी वी कैन स्टडी अबाउट द मंथली स्पेंडिंग ईजिली, तभी डेटा एक्यूरेट होगा. अगर इसमें से 500 में से 100 बहुत रिच हैं और 400 बहुत ही पुअर हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट द एक्यूरेट डेटा, राइट. सो ऑब्वियसली जो हमारे जो यूनिट्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, ये सब सिमिलर होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए और इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए. नाउ वी स्टडी अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड. तो फर्स्ट मेरिट क्या है कि रिड्यूस्ड कॉस्ट, इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड. बहुत ही इकोनॉमिकल है, कॉस्ट बहुत कम लगती है. इट सेव्स टाइम, सेव्स मैन पावर. ज़्यादा टाइम ही लगता है इसको करने में, बहुत कम सैम्पल साइज होता है तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. ग्रेटर एक्यूरेसी. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए इसके. वी डोंट रिक्वायर ह्यूज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स. हमको इन्यूमरेटर्स नहीं चाहिए ज़्यादा, हमको 2-3 अगर लोग भी होंगे तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा. सो इट इज़ कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी कि हमको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए. साइंटिफिक अप्रोच मीन्स दैट ऑब्वियसली बिकॉज इट स्टडीज़ वेरियस कैटेगरीज, वेरियस डिफरेंट यूनिट्स, तो अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही यूनिक अप्रोच है. रादर दैन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, हम कुछ लोगों को स्टडी करके अपना कुछ एनालिसिस निकाल रहे हैं, तो इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच. डिटेल्ड इंक्वायरी. ऑब्वियसली आप अगर कुछ लोगों को स्टडी कर रहे हो तो आप इजीली डिटेल इंक्वायरी भी कर सकते हो उनसे. एंड हाईली एप्लीकेबल. इट्स यूज्ड वेरी मच, इट्स वेरी मच इन एप्लीकेशन. बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं. नॉर्मली मिनिस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है एंड हर जगह ही यूज़ होता है. सो इट्स हाईली एप्लीकेबल मेथड. एंड नॉर्मली भी बहुत जगह पे सैम्पल मेथड ही यूज़ होता है फॉर लॉट्स ऑफ स्टडीज़, फॉर लॉट्स ऑफ एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन. डीमेरिट्स क्या है? देयर इज़ अ बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल. बायस हो सकता है क्यों? क्योंकि सैम्पल साइज छोटा है. क्या पता इन्वेस्टिगेटर जानता हो, जो लोग रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको जानता हो, राइट. सो दे कैन बी बायस, दे कैन बी पार्शियलिटी इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल.
लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कभी कभी जो पर्टिकुलर स्टडी है क्या पता इन्वेस्टिगेटर को उसके बारे में नॉलेज ना हो, या क्या पता जो सैम्पल साइज सिलेक्ट किया है उनको ही नॉलेज ना हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप क्या करोगे, राइट। लाइक अगर मुझे उन 500 बच्चों का मंथली स्पेंडिंग के बारे में पूछना है एंड उनको अगर पता ही नहीं कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, right? So there needs to be enough of knowledge regarding all the subjects जिसके बारे में आप डेटा एनालाइज कर रहे हो। अगर नॉलेज नहीं है रिस्पोंडेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं है डेटा कलेक्ट करने का। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ना, जब भी अगर हमने अगर 5000 में से 500 लोगों को सिलेक्ट किया है तो दैट डिफ़िकल्टी क्या है कि क्या पता ये सारे 500 ही बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हों। सो डिफ़िकल्टी आती है कभी कभी सिलेक्ट करने में कि कौन सा सैम्पल साइज़ इफ़ेक्टिव होगा, कौन सा बेटर एक्यूरेसी देगा, बेटर रिलायबिलिटी देगा। देयर कैन बी रॉन्ग कंक्लूजन्स एज वेल। ऑब्वियसली अगर मैंने सही सैम्पल साइज सिलेक्ट नहीं किया है, अगर मैंने सही लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है तो कंक्लूजन्स भी गलत मिलेंगे मुझे। अगर मुझे बताना है कि मंथली एक्सपेंडिचर क्या है और अगर लोग बहुत ही रिच है, बहुत ही पुअर है उस पर्टिकुलर सैम्पल साइज में, तो कंक्लूजन रॉन्ग निकलेगा मेरा उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। एंड डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल, यही ऑब्वियसली कि मैं कैसे फ्रेम करूँ एक ऐसा सैम्पल जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर पाए, right? So these are the demerits of sampling method. Now what are the essentials of a good sample? एक अच्छे सैम्पल के क्या essentials, क्या requirements होते हैं? So there are 4 basic essentials, right? First essential है it must represent all the characteristics. यानी कि जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है ना, it should represent all the characteristics, right? All units of a sample must be independent of each other. जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है उसकी जो यूनिट्स हैं दे मस्ट बी डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे मस्ट नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर दी स्टडी, ठीक है। सैम्पल शुड बी होमोजीनियस मीन्स सिमिलर, दे शुड बी सिमिलर। Number of items in sample should be adequate so that reliable conclusion can be drawn. जो हमने number of items select करी है sample में वो adequate होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, so that जो हमें conclusion निकालना है वो हम easy निकाल पाएँ। ये नहीं कि अगर हमको 5000 बच्चों का monthly spending पता लगाना है तो हमने सिर्फ 5 ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं, दैट शुड नॉट बी द केस, राइट। सो जो नंबर ऑफ आइटम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए सो दैट हमारा जो स्टडी है वो रिलायबल और एक्यूरेट बना रहे, ऑलराइट। Moving on to difference between census and sampling method, this is very simple and ये बहुत बार एग्जाम में आता है 6 मार्क क्वेश्चन में कि differentiate between census and sampling method, so please pay attention on this. So census method में क्या फर्स्ट डिफरेंस होगा कि एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड हियर, हमें बहुत ही एक्सटेंसिव इंक्वायरी करनी पड़ती है, बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ती है ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, whereas यहाँ पे लिमिटेड इंक्वायरी ही रिक्वायर्ड होती है। वी डू नॉट नीड टू डू अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्वायरी, कुछ लोगों के से हम बात करके बहुत ईजिली डेटा निकाल सकते हैं इस सैम्पलिंग मेथड में, बिकॉज वी ओनली स्टडी फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। It requires large amount of money, time and labor, whereas sampling method requires less money, time and labor. Population is heterogeneous and here population is homogeneous. Heterogeneous means different. सारी population आपस में different है, सब लोग आपस में अलग अलग हैं। यहाँ population जो है वो similar है, लोग आपस में similar हैं इस स्टडी के लिए, alright। यहाँ पे रिजल्ट्स जो होंगे रिलायबल होंगे, एक्यूरेट होंगे, एंड सैम्पलिंग मेथड के रिजल्ट्स कभी कभी लेस रिलायबल, लेस एक्यूरेट होते हैं। यहाँ पे सेंसस में वी कैन ओनली हैव एरर ऑफ बायस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पार्शियलिटी हो सकती है, मे बी, क्या पता ना भी हो, लेकिन यहाँ सैम्पलिंग मेथड में दे कैन बी error of sampling as well along with error of bias. Now this errors we'll do in the last topic. We'll understand about non-sampling errors. अभी हम समझेंगे इसको। Difficult to organize and supervise, बहुत ह्यूज स्टडी है तो difficult to organize and supervise.
अब यहाँ पे क्योंकि स्टडी इतनी ह्यूज नहीं है, हम एक छोटा सैम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज. ऑलराइट. So with this, we end the part 2 of the video. In part 3, we'll discuss about methods of sampling. So please stay tuned. And if you haven't subscribed to our channel, do subscribe and share with your friends as well. Thank you.